मौत हुई है। मौके पर पहुंचे मंत्री सुदीव्य कुमार, परिवार को मदद का भरोसा दिया गया है। तो गिरिडीह से ये दुखद खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पचम्बा में भीषण आग लगी है। 3 मंजिला मकान में ये भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से मां बेटी की मौत हुई है। मौके पर सुदीव्य कुमार मंत्री पहुंचे हैं। परिवार को मदद का भरोसा दिया गया है। तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आग ने 2 जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग कितनी विकराल है ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। दमकल की गाड़ी ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक एक परिवार उजड़ चुका था। एक परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो 3 मंजिला ये पूरा मकान जिसे आग ने अपनी चपेट में लिया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि दमकल की गाड़ी जब पहुंची, आग पर काबू पाया गया, तब तक 2 जिंदगियां ये आग लील चुकी थी, जिसमें एक मां है, एक बेटी है। गिरिडीह से दुखद खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वो दर्दनाक हादसे की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आग कितनी विकराल थी तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये 3 मंजिला पूरा मकान, जिसके तीसरे तल्ले पर यह आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही। जब तक तीसरे तल्ले तक पहुंचा गया, तब तक 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। और छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। बोकारो में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। लुगुबुरु में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। डीजीपी की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है। नक्सली या तो मुख्य धारा में वापस लौट आए, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहे। सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खात्मे के लिए बड़ा अभियान छेड़ रखा है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 8 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली प्रयाग माझी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए। यही वो जगह है जो तस्वीर में नजर आ रही है, जहां पर इस पूरी जो एनकाउंटर था उसको अंजाम दिया गया, जिसमें 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और उसके बाद डीजीपी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो नक्सली मुख्यधारा में वापस लौट आए, वरना मरने के लिए तैयार रहे। सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खात्मे के लिए यह पूरा बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 8 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें से 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और हमारी जानबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है। और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। और 3 टॉप नक्सली, जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी। मैं रिपीट करता हूं, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और हम प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन 20 दिन और निश्चित रूप से बरसात शुरू होने से पहले हम इस रास्ते का भी समाप्ति कर दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे को इसमें भी पूरी सफलता मिलेगी। बोकारो पुलिस को आज नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। बोकारो जिला पुलिस और मुख्यालय के इनपुट पर आज लुगु पहाड़ी के तलहटी पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर जोरदार प्रहार किया, जिसमें 8 नक्सली मारे गए हैं। वहीं कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि वह इलाका है, आप सामने देखिए, वो लुगु पहाड़ है, जहां पर यह पूरी नक्सली की जो मुठभेड़ है वो हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें इनामी नक्सली जो है प्रयाग उर्फ विवेक, जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, वो भी मारा गया है। वहीं साहेब राम मांझी भी जो है वो भी मारा गया है। वहीं अगर बात करें तो अरविंद यादव भी मारा गया है। वहीं अगर बात करें तो इस मुठभेड़ में पुलिस को जो नक्सलियों का हथियार भी जो है वो मुठभेड़ के बाद बरामद किया है पुलिस ने। वहीं पुलिस ने 1 AK-47, 3 इंसास, 1 पिस्टल और 9 भराठी जो है वो बंदूक बरामद किया है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह
चोरगांवा का इलाका है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो जो ऊपर नक्सलियों की बॉडी लेकर जो अधिकारी उतरेंगे, जो फोर्स उतरेगी, उसके इंतज़ार में सभी बैठे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब तक पुलिस मुख्यालय का निर्देश आएगा उसके बाद ही पूरी कार्रवाई जो है पुलिस वो करेगी। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी नक्सलियों को यह चेतावनी दी थी कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो गोली खाकर मारे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह घटना जो इस प्रकार से आज नक्सलियों को मारा गया है, डीजीपी के निर्देश का बोकारो पुलिस और पुलिस मुख्यालय की टीम ने और सीआरपीएफ ने मिलकर अंजाम दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब एक्शन हुआ है। 31 मार्च 2026 तक झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर नक्सलियों से अपील की जा रही है या तो वो सरेंडर कर दें, समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएं, या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। रिकॉर्ड में अब तक झारखंड के सिर्फ 5 जिले ही नक्सल प्रभावित माने जा रहे हैं, जिसमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम शामिल है। हालांकि इन जिलों में भी नक्सल काफी कमजोर हो चुके हैं। तो बोकारो मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की गृह मंत्रालय ने तारीफ की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड के बोकारो में लुगु हिल्स में मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें एक शीर्ष स्तर का नक्सली नेता विवेक भी मारा गया, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसके अलावा 2 अन्य कुख्यात नक्सली भी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन जारी है, हमारे सुरक्षा बलों की सराहना करें। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है। ईडी कार्यालय का घेराव किया गया। कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। यूथ कांग्रेस ने कार्यालय का घेराव किया। नेशनल हेराल्ड मामले में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राय ने के नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन हुआ। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रांची से यह बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, जहां कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस ने कार्यालय का घेराव किया। नेशनल हेराल्ड मामले में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन करते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। झारखंड में आज दूसरे दिन कांग्रेस का ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जारी है। पहले प्रदेश कांग्रेस के द्वारा और आज युवा कांग्रेस के द्वारा ईडी कार्यालय का घेराव का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। ये पूरा मसला उस वक्त से शुरू हुआ जब ईडी ने कांग्रेस के जो आला कमान है यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। और आरोप पत्र दायर करने के बाद जो तमाम ईडी के बाहर कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने लगे हैं। पहले प्रदेश स्तर पर यह कार्यक्रम किया गया, आज युवा स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, लगातार ईडी सीबीआई भाजपा मोदी का तोता बन के काम कर रही है। और रश्मि रति में दिनकर जी ने एक लेख लिखा था जिसमें कृष्ण और दुर्योधन संवाद है। और कृष्ण बोलते हैं दुर्योधन से कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बना क्या लाया है, जो खुद को साध न सकता है वो मुझको बांध क्या सकता है। तो जो व्यक्ति खुद इस देश को गर्त में डाल रहा, जो व्यक्ति इस देश के अंदर में लोकतंत्र और संविधान का प्रत्येक दिन गला घोटता है। कांग्रेस के तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, ईडी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने अपने हाथों में जो है वो जंजीर लगाया हुआ है और जंजीर के साथ ये प्रदर्शन ईडी कार्यालय के बाहर चल रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी ने बीजेपी और आरएसएस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। फ्रीडम मूवमेंट की नींव रखने वाली पार्टी डरने वाली नहीं है। हमारे लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रहे सम्माननीय राहुल जी कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बंदरबाट मुल्क में चल रही है, जो लूट खसोट चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये भाजपा के द्वारा की गई सोची समझी साजिश है। हम पस्त नहीं होंगे, ये फर्जी मामला है। पूरे मुल्क में हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे।
और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मानगो बालीगुमा में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। आज पुलिस मामले का खुलासा कर सकती है। कल देर रात एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा के जंगल में विनय सिंह का शव बरामद किया गया था, जिसके सिर में गोली लगी थी और शरीर पर घसीटने के निशान थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था में देरी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। करीब 2 घंटे तक शव सड़क पर ही पड़ा रहा, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर पाई। स्थानीय लोगों और करणी सेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और शव को बिना एम्बुलेंस के उठाने से रोक दिया। फिर एम्बुलेंस के आने के बाद शव को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान NH 33 पर लंबा जाम देखा गया और यातायात पूरी तरह से ठप रहा। और वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है, तो कांग्रेस ने कहा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। झारखंड के अंदर विधि व्यवस्था चौपट हो गई है, चाहे रांची हो, धनबाद, बोकारो, संथाल, जमशेदपुर। अभी परसों ही रांची के अंदर रातू में एक दुकानदार पे हमला हुआ और कल की घटना तो मर्माहत करने वाली है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मार के हत्या कर दी गई। ये हतप्रभ करने वाली है। सरकार को पूरी तरह रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन और पुलिस का भय नहीं है। अपराधी जहां जा चाह रहे हैं वहां तांडव कर रहे हैं। देखिए, झारखंड स्टेट अब ये क्राइम स्टेट खुद बनते जा रही है। आप ध्यान से देखें कि यहाँ जीएम की हत्या हो जा रही है, अधिवक्ता की हत्या हो जा रही है, पुलिस की हत्या हो जा रही है, कारोबारी की हत्या हो जा रही है, राजनेता की हत्या हो जा रही है, सामाजिक नेता की हत्या हो जा रही है। तो यहाँ सुरक्षित कौन है? इस राज्य में राज्य की लॉ एंड ऑर्डर इतनी चरमराई हुई है कि अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी इस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर, विधि व्यवस्था संभालने को छोड़कर वो स्वीडन और स्पेन की यात्रा कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी सवाल करना चाहता हूं कि राज्य में इस तरह से क्राइम की ग्राफ बढ़ते रहेगी तो कौन इन्वेस्टर स्वीडन और स्पेन से आकर राज्य में इन्वेस्ट करेंगे? तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को विदेश यात्रा छोड़कर लॉ एंड ऑर्डर पर अपने ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। जो हत्या हुई है ये दुखद हत्या है और इस सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना का कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रशासन भी उस पर कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। क्योंकि हमारी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, अपराध अगर होते हैं तो अपराधियों के गिरेबान तक प्रशासन 24 से 48 घंटा के अंदर पहुंचने का भी काम करता है और वो अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे भी होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई है और हमें लगता है कि बहुत जल्द प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के फैसले के खिलाफ कोर्ट गए हैं। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार कोर्ट में कागजातों के साथ पहुंचे। उन्होंने मेडल के 10 करोड़ 78 लाख 6,431 और हेल्थ मैप के 3 करोड़ 37 लाख 20,790 रुपए के भुगतान में हुए विवाद को लेकर कोर्ट में कागजात दिखा दिए। जानकारी के मुताबिक इन दोनों मामलों में रिम्स निदेशक ने भुगतान करने से मना कर दिया था। रिम्स निदेशक ने इस भुगतान को बताया था नियम के विरुद्ध, जिसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हुआ। जो आदमी खुद ही प्रताड़ित हो, किसी के खिलाफ किया जा सकता है। हम तो सिर्फ न्याय की वजह से आए हैं और आना पड़ा। अगर हमको सिर्फ कह दिया गया होता कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जब हमने पेशकश भी की थी तो हम उसी समय इस्तीफा दे के और अपना चले जाते। उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा सामान भी मेरे घर में नहीं है। एक कार जो लाए हैं और एक यहाँ सेकेंड हैंड ले ली है 2 लाख कुछ की, तो दोनों में हमारा सामान आ जाता और हम चले गए होते। झारखंड सरकार और रिम्स का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल पिछले 17 तारीख को रिम्स के पूर्व डायरेक्टर यानी तत्काल डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बर्खास्त किया था।
इस पूरे मामले को लेकर अब जो रिम्स के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार थे वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनके हाईकोर्ट के दस्तावेज में तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अब तक उनके ऊपर पेमेंट के लिए दबाव बनाए जाते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि रिम्स के डायरेक्टर ने मेडाल और हेल्थ मैप के करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया था और यही कुछ वजह रही थी कि उन्हें जो है वो बर्खास्त किया गया था। अब जो तमाम दस्तावेज और सबूत हैं वो लेकर रिम्स के डायरेक्टर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। रिम्स के डायरेक्टर ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से मैंने प्रशासनिक सेवा में कार्य किया है तो मेरे पास अनुभव है और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कागजात भी हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट क्या कुछ निर्णय देती है और यह पूरा मामला कहां पहुंचता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रिम्स निदेशक को हटाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगा दिए। रिम्स के डायरेक्टर एक ऑनेस्ट अधिकारी थे जिन्होंने रिम्स को बहुत बदलने का प्रयास किया था, पारदर्शिता लाई थी, होमगार्ड्स को उनकी नौकरी दी थी, होमगार्ड्स ही लगाए गए थे, प्राइवेट गार्ड नहीं। और उसके बाद असंवैधानिक रूप से डॉक्टर राजकुमार का हटाना पूरी तरह गलत है, पूरी तरह संवैधानिक है। अब बताओ, शासी परिषद की बैठक में, जीबी के बैठक में जो जीबी का सदस्य नहीं है वो कैसे बैठ सकता है? एक हमको पता लगा कि जीबी के बैठक में खिजरी के विधायक बैठ गए और वो भी बैठक में पार्ट बन गए। वो भी राजकुमार जी को उनसे बहस कर रहे थे और जब एजेंडे पे बात चल रही तो एजेंडे पे बात कर रहे थे और उसके बाद भी अनाधिकृत रूप से दर्जनों लोग बैठ गए। शरीयत को संविधान से बड़ा बताने वाले बयान पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ आक्रोश थम नहीं रहा है। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जताया। डीसी ऑफिस के सामने कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया। जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा दास साहू के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। बीजेपी नेताओं ने मंत्री हफीजुल हसन से बयान पर माफी मांगने की मांग की। साथ ही माफी नहीं मांगने पर सीएम हेमंत सोरेन से बर्खास्त करने की भी मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी के बयान को लेकर जो उन्होंने कहा है कि शरीयत सबसे पहले है, संविधान बाद में। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने शरीयत की शपथ ली थी या संविधान की? मंत्री पद पर आप आसीन हैं और आपका ऐसा बयान देना मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते और संविधान को नहीं मानते तो आप इस्तीफा दीजिए। माननीय हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करती हूँ, अगर आप बाबा साहेब के विचारों को, उनके सपनों को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। कौन सा ना दिखे, मैं समझता हूँ ये हर भारतीय का, चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम समाज भी उनके इस मत से, चाहे वो मुस्लिम मंत्री हैं, उनके बात से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश चलता है तो संविधान से चलता है। हम भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के लोग उनकी बात की तीव्र निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी करते हैं और उनसे इस बात को लेकर क्षमा मांगे, ये भी बात करें। और मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। इस योजना को हजारीबाग में ग्रहण लग गया है। तय मापदंडों के अनुसार लाभुकों को भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा। भोजन जहां परोसा जाता है वहां की स्थिति बद से बदतर है। गंदगी के बीच दाल भात योजना झारखंड सरकार की चल रही है। न इसे देखने वाला कोई है और न ही इस योजना का कोई सुध लेने वाला है। खाना तो अभी ठीक बन रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मारखंड कॉलेज। क्या काम करते हैं? काम में ये रंग पेंट समोसा यही सब। दाल सब्जी मिलता है। कितना संतुष्ट होते हैं? यही तो संतुष्ट हो जाते हैं। बताइए और क्या तो ठीक है सर। कितना लाभदायक होता है योजना? यहाँ कम से कम तो 100-150 रुपये आते हैं, तो वो चलेगा खाते। मुख्यमंत्री दाल भात योजना है, यहाँ पर दाल भात सब्जी मिलता है। कैसे मिलता? पेमेंट आप लोग कैसे होता है? हम लोग को मैडम पेमेंट कैसे होता है? मैंने यहाँ पर जो खाना बिकता है वही जो बेचते हैं उसी से हम लोग को पेमेंट मिलता है।
देखिए, ये खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जो संचालित योजना है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, कहीं कहीं से हमें फीडबैक मिल रहा है विभिन्न स्रोतों से कि कुछ उसमें दिक्कत है साफ सफाई को लेकर, और जो लोग कौन लोग खा रहे हैं या उनकी जो मॉनिटरिंग है, उसकी जो पूरा रिव्यू है वो प्रॉपर ढंग से प्रखंड स्तर पर नहीं हो पा रहा है। तो अभी अपने स्तर से एक बार हम रिव्यू करके और सभी प्रखंडों को ये निर्देशित किया जाएगा कि इसके संचालन में कोई कमी नहीं हो और हम लोग इसको बेहतर बना सकें। और धनबाद माइनिंग सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क बनाने के लिए IIT ISM को केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। IIT कानपुर में साइबर सुरक्षा, IIMC में रोबोटिक्स और ऑटोनोमस नेविगेशन, IIT इंदौर में हेल्थ केयर, साथ ही ISM धनबाद माइनिंग शामिल है। आपको बता दें कि 127 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क बनेगी, जिसमें कोल इंडिया के 67 करोड़ के साथ देश के अलग अलग बड़ी कंपनियों ने इसमें सहयोग दिया है। 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IIT ISM धनबाद में माइनिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की स्थापना की थी और उसी हब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया पिछले 3 सालों में। और बेसिक ऑब्जेक्टिव हब का था कि माइनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर में इनोवेशन करना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना था और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था। उसमें उन्होंने अच्छा काम किया और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें प्रमोट कर दिया और प्रमोट करके इस हब का नाम दे दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क। हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, टेक्समिन में माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन रिलेटेड। सो अगर आप में से किन्हीं को भी कोई इच्छा है कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत अपना भी कोई छाप छोड़ने का, सो अगर आप एक एकेडमिशियन है या रिसर्चर है या इवन स्टार्टअप प्रोफेशनल है, तो आप काइंडली एक बार टेक्समिन की वेबसाइट जरूर विजिट करें। और यहाँ पे हम लोग बहुत तरह तरह के स्कीम्स निकालते हैं, चाहे वो स्टार्टअप फंडिंग रिलेटेड, नॉन फंडिंग रिलेटेड, मेंटरशिप सपोर्ट, सबका हम लोग काफ़ी अलग अलग तरह की और सबके लिए मतलब जो योगदान कर सके वैसा हम लोग स्कीम बनाते हैं।